प्यारे बच्चों, आपको याद है कि कल यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास कोई धातु का एक शेल है, गोलीय कोश है, और उसको हम एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ यानी कि उसके बाहर, उसकी सरफेस पर और उसके अंदर वैद्युत विभव की वैल्यू कितनी होती है और किस तरह से उसमें चेंज आता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ओके, आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे उससे भी एक स्टेप और आगे चलते हैं और आज हम लोग उसी तरह का एक दूसरा आर्टिकल देखते हैं जिसमें फिर से आज हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। और आज का हमारा आर्टिकल है आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज। स्फीयर ऑफ चार्ज मतलब आवेश का एक पूरा गोला होगा और आवेश के उस पूरे गोले की वजह से उससे बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव का मान क्या होगा, ये हमको देखना है और किस तरीके से वो चेंज होगा। उसके लिए एक ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने मान लिया कि हमारे पास एक अचालक गोला है। आप सभी स्टूडेंट्स को याद है, अगर ये गोला चालक पदार्थ का बना होगा तो जब हम इसको आवेश देंगे तो उसका पूरा का पूरा आवेश एक दूसरे को रिपेल करके इसकी सरफेस पर आ जाएगा और क्योंकि वो चालक बना होगा अगर, तो ये चार्ज को चलना अलाउ करेगा, तो रिपेल करेगा इसलिए दूर भागेगा और ये अलाउ करेगा तो दूर भाग के सरफेस पर आ जाएगा। इसके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इसके बाहर एयर है और एयर चार्ज को चलना अलाउ नहीं करती, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब अगर ये एक आवेश अचालक गोला है, मतलब ये मेटल का नहीं बना हुआ है, ये किसी ऐसी चीज का बना हुआ है, ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो चार्ज को अपने अंदर से चलने नहीं देता, तो ऐसी सिचुएशन पे जब आप इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे, इसको चार्ज देंगे, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इसको दिया गया चार्ज इसमें एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो भी उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। इस तरीके से पूरे आयतन में वो चार्ज फैल जाएगा। यहां पर संपूर्ण आयतन में भीतर तक वो चार्ज इसमें समाहित हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये मान लेते हैं कि हमने जो इस पर चार्ज दिया है वो टोटल चार्ज की जो क्वांटिटी है वो हमने चार्ज इस पर दिया हुआ है प्लस क्यू। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है इस स्फीयर की वो कैपिटल आर है ये। ठीक है, तो कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसको क्यू आवेश दिया गया है। अच्छा, अब एक चीज बताएं मुझे कि जब इस पर चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो वो चार्ज इसकी सरफेस पर जाएगा या पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा, तो आंसर है कि वो चार्ज इसके पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा। अगर चार्ज पूरे आयतन में वितरित होगा तो इसके चार्ज का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? क्या इसके चार्ज का मेजरमेंट हम क्यू से करेंगे, इसके चार्ज का मेजरमेंट हम लैम्डा से करेंगे, इसके चार्ज का मेजरमेंट हम सिग्मा से करेंगे या हम रो से करेंगे? So obviously it is clear that charge is distributing in complete in entire volume, क्योंकि चार्ज जो है पूरे आयतन में वितरित हो रहा है, इसलिए इसके चार्ज का मेजरमेंट करने के लिए हम आयतन आवेश घनत्व का इस्तेमाल करेंगे जो कि जिसका सिंबल होता है रो। याद आ गया सभी बच्चों को? रेखीय आवेश को मेजर करने के लिए लैम्डा, सरफेस पर फैले हुए चार्ज को मेजर करने के लिए सिग्मा और वॉल्यूम पर एक एक वॉल्यूम में भरे हुए चार्ज को मेजर करने का तरीका रो से हम निकालते हैं।
तो जो पहले इतना हमने किया है उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं पहले जरा। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। माना इसे प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। ठीक, अच्छा, इस पर क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि आयतन इसका जो हम चार्ज है वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज होगा, तो मान लेते हैं कि गोले पर आयतन आवेश घनत्व रो है। माना गोले पर आयतन आवेश घनत्व, गोले पर आयतन आवेश घनत्व रो है। ठीक, आप सभी बच्चे रो का फॉर्मूला जानते होंगे। देयरफॉर रो इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका हुआ करता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम मीन्स कुल आवेश जो आपने दिया है और गोले का पूरा आयतन। ओके, इस तरह से रो की वैल्यू कितनी बनेगी? टोटल चार्ज। व्हाट इज द टोटल चार्ज वी हैव गिवन इट? द टोटल चार्ज वी हैव गिवन इट इज कैपिटल Q. सो वी हैव रिटन हियर कैपिटल Q अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आयतन। गोले का आयतन आप कैसे मेजर करते हैं? गोले के आयतन के लिए मेंसुरेशन में आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, दैट इज 4/3 पाई रेडियस क्यूब। ओके, अब अगर आप यहां से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दिस विल बी 4/3 पाई r cube into rho. This will be the total charge given to the sphere. Okay? अब जरूरत पड़ने पर ये वाला फॉर्मूला हम चार्ज का वैल्यू यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 बिंदुओं पर कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि शेल के लिए किया था। कौन कौन से होंगे वो 3 बिंदु? आप जानते ही हैं। एक तो पॉइंट होगा आउटसाइड, जो कि इस स्फीयर के बाहर होगा। सपोज द पॉइंट इज हियर आउटसाइड द स्फीयर, और इसकी गोले की रेडियस कैपिटल आर है, इट इज ओके, बट लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट इज स्मॉल आर। मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है उस बिंदु पर, वो बिंदु एक तो गोले के बाहर है, दूसरी चीज केंद्र से उस बिंदु तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर के इक्वल है। ठीक है, अच्छा, हम गोले के बाहर ले लेते हैं। आवेशित गोले के बाहर। ठीक, आउटसाइड द स्फीयर। ओके, अगर गोले के बाहर होंगे इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इस सिचुएशन पे जो R होगा इट विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R। आप देखें ये डिस्टेंस, एक चीज हमेशा याद रख लें, स्मॉल r हमने रिजर्व करके रखा है किसके लिए? गोले के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके,
तो अभी हमको कहाँ ज्ञात करना है, बाहर ज्ञात करना है। तो गोले के केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी r। अब आप देख सकते हैं दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R बिकॉज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। ओके, तो उस सिचुएशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V आउटसाइड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, देखो जब हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो गोले के बाहर होगा यहाँ पर, तो उस वक्त ये स्फीयर ऑफ चार्ज जो होगा ये भी हम मान सकते हैं कि इसका संपूर्ण आवेश जो भी हमने दिया है प्लस क्यू, वो संपूर्ण आवेश कहाँ पर सेंटर्ड है, वो इसके केंद्र पर केंद्रित है। ये उस तरीके से बिहेव करेगा। पूरा जो स्फीयर ऑफ चार्ज होगा ये अपने से बाहर वाले बिंदु के लिए या सरफेस तक के लिए इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि इसको दिया गया पूरा का पूरा आवेश इसके केंद्र पर रखा हो। और अगर जैसे हमने ये जो चार्ज दिया है एक्चुअली ये इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन अगर ये गोला, क्योंकि अगर इसका भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं, इसका भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही तो बनता है। याद कीजिए थोड़ा सा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसी ही बनती हैं। अगर इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती हैं, इसका मतलब है कि गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उस तरीके से व्यवहार करता है मानो कि पूरा का पूरा आवेश इसके केंद्र पर ही रखा हो। अगर पूरा का पूरा आवेश Q केंद्र पर रखा होगा तो ये एक बिंदु आवेश जैसा बिहेव कर रहा है, और बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, और उसका फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में भी देखा है। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। ये पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर रहेगा। ओके, हम चाहें तो एक तो ये फॉर्मेट Q फॉर्मेट है, हम चाहें तो इसको रो के टर्म्स में भी आंसर निकाल के ला सकते हैं। कैसे, Q की जगह हम ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर V आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपॉन स्मॉल r। देखिए 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल हो गया। इस तरीके से पोटेंशियल आउटसाइड V आउटसाइड इज इक्वल टू, और तो कुछ कैंसलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब अपॉन स्मॉल r। इस तरीके से गोले के बाहर वैद्युत विभव का मान ये भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये कैपिटल Q के टर्म्स में है, चार्ज के टर्म्स में है, और ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में, मतलब एकांक आयतन के आवेश के पदों में, रो के पदों में ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी गोले को आपने चार्ज दिया, एक समान रूप से उसमें पूरे आयतन में वितरित हो गया, तो उस गोले के बाहर जो बिंदु होंगे या उसकी सरफेस पर जो पॉइंट रहेंगे उनके लिए वो पूरा का पूरा आवेश इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि वो पूरा का पूरा आवेश उसके पूरे आयतन में नहीं बल्कि उसके केंद्र पर रखा हुआ है, एक बिंदु आवेश जैसे। और अगर बिंदु आवेश जैसे यहाँ पर रखा है तो उसके लिए पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ओके, इनके डेरिवेशन आपको नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ये देखना है ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी कि जिस तरीके से इनके बेसिस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाले थे, आपने वैद्युत क्षेत्र निकाले थे, उसी तरीके से विभव के मान क्या होंगे ये आपको बस देखने हैं। इनका यूज होता है कंपटीशन में तो और भी ज़्यादा इनका यूज आएगा, इसलिए ये आपको समझ लेना है। डिराइव कैसे होगा अगर ये आपको देखना है तो इसके लिए फिर आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, और डेरिवेशन वैसे भी इनके आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए फॉर्मूला देख लें बिकॉज दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसलिए आप केवल फॉर्मूला आप समझ लीजिए। ठीक है,
और ठीक है, अब हम सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे अभी ये पॉइंट यहाँ लिया है तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है। जैसे जैसे आप इसके नज़दीक आते जाएंगे दूरी को कम करते जाएंगे और कम करते करते हम यहाँ पर आ जाएंगे सरफेस पर। अगर सरफेस पर आ गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा आवेशित गोले के पृष्ठ पर। यहाँ पर अब हम नोट कर लेते हैं, आवेशित गोले के पृष्ठ पर। आवेशित गोले के पृष्ठ का मतलब होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर, आवेशित गोले के पृष्ठ पर। चार्ज्ड स्फीयर आप लिख सकते हैं। और अगर गोले के पृष्ठ पर होगा, अब आप देख के बताइए मुझे, ये P पॉइंट अगर यहां से शिफ्ट होते 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 यहां आ जाएगा, उस वक्त ये स्मॉल r इतना होगा यहां से यहां तक। और आप देखिए बेटा यही तो इस गोले का रेडियस है। इसका मतलब एट दैट सिचुएशन स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। ओके, उस वक्त जो स्मॉल r होगा वो गोले की त्रिज्या के बराबर आ जाएगा। और उस समय पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V ऑन सरफेस, पोटेंशियल ऑन सरफेस। मैंने आपको बताया कि सरफेस पर अगर पॉइंट आ जाएगा तो भी पूरा का पूरा चार्ज उसके अंदर ही है और ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और वो पॉइंट चार्ज इसके केंद्र पर रखा हुआ माना जाएगा। यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर फिर से विभव निकालने के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि एक पॉइंट चार्ज के लिए लगाया जाता रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, और अब स्मॉल r की जगह पर क्या लेना पड़ेगा मुझे, कैपिटल R लेना पड़ेगा। तो एक तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मेट है इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, चार्ज गिवन टू द स्फीयर। और अगर हम चाहें तो इस Q की जगह पर हम रो वाले फॉर्म में भी इसका आंसर ला सकते हैं। Q की जगह पर हम ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे। तो अगर आप Q की जगह पर वैल्यू लिखेंगे देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट सरफेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। What is the value of capital Q? You are seeing that the value of capital Q is 4/3 pi r cube rho, 4/3 pi r cube into rho upon capital R. Okay, 4/3 pi r cube into rho upon capital R. कैपिटल R से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। देन potential at the surface of charged sphere will be equal to rho upon 3 epsilon naught, rho upon 3 epsilon naught into r square. This will be the formula, this will be the other format of potential at surface. Okay, तो इस तरीके से हमने पृष्ठ पर भी विभव के मान निकालिए, दो फॉर्मेट में निकाल लिए हमने। इसके बाद अब बात आती है कि आवेशित गोले के भीतर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है तो वो कितना होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आवेशित गोले के भीतर। आवेशित गोले के भीतर, आवेशित गोले के भीतर चले जाएंगे, मतलब ये पॉइंट लेकर के अब अंदर कहीं पर आ जाएंगे। इनसाइड इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर। जो आवेशित गोला है या आवेश का एक गोला जो है यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस का, उसके अंदर, और अगर हम अंदर जाएंगे तो उस सिचुएशन पे ये स्मॉल आर अगर यहाँ पर आ गए बाई चांस, मान लिया ये पॉइंट मैंने ले लिया, अगर यहाँ पर आ गए तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है, और उस सिचुएशन पे जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा। एंड इन दिस सिचुएशन स्मॉल आर इज लेस देन
कैपिटल आर। उस समय, क्या उस समय भी ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम, यही फॉर्मेट लेकर के? आंसर इज नो। उस वक्त हम इस फॉर्मेट से नहीं कर सकते। और जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि इसके अंदर जो पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, इट्स डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर योर एंथुसियाज्म यू कैन राइट इट। मैं आपको बता देता हूं, वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। और इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आप सोचेंगे अगर सिलेबस में नहीं है तो फिर क्यों आप बता रहे हैं? बेटा मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप क्लास 12th पास करें, बल्कि मेरी बड़ी दिली इच्छा रहती है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि न सिर्फ आप क्लास 12th में 100% दें, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएं। अगर IIT वगैरह की अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पर भी इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी, इसलिए मैं बता देता हूं। और इसके बाद आप जैसा चाहें, आप चाहें तो इनको लर्न करना स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा और उसके बाद ही देखते हैं कि अंदर जाने पर पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। ये पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं यहां पर, V inside is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon 2R 3 minus small r square upon कैपिटल R स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आता है पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला कि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप चाहें तो इसमें Q की जगह पर ये वैल्यू लिख दीजिए और ये वैल्यू लिख करके भी आप रो के पदों में एक आंसर बना सकते हैं अपना। देखिए मैं आपको बता देता हूं, V इनसाइड इज इक्वल टू Q की जगह पर आप ये लिखेंगे 4 पाई R क्यूब इंटू रो। देखो 4 पाई से तो इसका ये 4 पाई कैंसल हो जाएगा, R क्यूब का एक R यहां से कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा आप देख सकते हैं, ये बचेगा 4 पाई चला गया, R स्क्वायर रो अपॉन 3, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और ये 2 भी बचेगा, तो रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 ये बचा और एप्सिलॉन नॉट के साथ 2 भी बचेगा, तो रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 माइनस स्मॉल r स्क्वेयर अपॉन कैपिटल R स्क्वेयर। और हाँ ये R स्क्वेयर भी तो बचेगा, एक R स्क्वेयर भी ये बच जाएगा, रो इंटू R स्क्वेयर। इस तरीके से रो के पदों में भी एक फॉर्मूला पोटेंशियल का आपको मिल जाएगा इनसाइड द स्फीयर। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए कि अंदर जब आप स्फीयर के जाएंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा। विल इट बी इंक्रीज्ड, विल इट बी डिक्रीज्ड और इट विल रिमेन सेम। क्या ये घटेगा बढ़ेगा या ये अंदर हर जगह सेम रहेगा जैसा कि एक शेल में हुआ था। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का एक बड़ा बेसिक तरीका आपको लास्ट क्लास में बताया गया है, पहले भी बताया गया पर लास्ट क्लास में आपको याद भी दिला दिया गया है। क्या तरीका कि आप किसी भी जगह पर अगर ये पता लगाना चाहते हैं कि उस बिंदु का विभव कितना होगा तो आपको बस एक काम करना रहता है कि अनंत से 1 कूलम के आवेश को लीजिए और अनंत से उसको उस पॉइंट तक लाके वहां रख दीजिए। आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही उस पॉइंट का क्या बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है। याद आ गया सभी बच्चों को? ओके, अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहां इंफिनिटी है और यहां से हम 1 कूलम का चार्ज लेते हैं और 1 कूलम का चार्ज लाते जाते हैं। अब आप सोचिए अगर वो 1 कूलम का चार्ज हम यहां से ऐसा लाएंगे, पॉजिटिव होगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो यहां से जब इसको लाएंगे पकड़ के तो ये सारे के सारे प्लस मिलकर उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये सारे के सारे प्लस मिलकर जब उसको प्रतिकर्षित करेंगे तो वो इधर आएगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें जबरदस्ती उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा और जो वर्क करेंगे तो वो वहां से यहां तक आएगा और हम जो वर्क करते जाएंगे वो
जिस पॉइंट पर उसको ला के रख देंगे, वहां तक लाने में हमने जितना भी वर्क किया होगा वो वर्क ही उसका पोटेंशियल होगा। ओके, अब यहां से लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए यहां तक ले आए। जब यहां तक ले आए तो यहां तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ा वो वर्क ही इसकी सरफेस का क्या बन गया, पोटेंशियल। सपोज दैट इज V ऑन द सरफेस। ये बात तो समझ में आ गई ना कि एक कूलॉम के चार्ज को अनंत से यहां तक लेके आए, जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क ही इस गोले की सरफेस पर का पोटेंशियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस तक लाए हम अभी। अब बात ही आती है कि जब हम चार्ज को अंदर ले जाना स्टार्ट करेंगे, चार्ज को अंदर ले जाना स्टार्ट करेंगे तो क्या हमको वर्क करना पड़ेगा? विल वी हैव टू डू द वर्क और वी विल नॉट हैव टू डू द वर्क? हमको अंदर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा या कार्य नहीं करना पड़ेगा? तो आंसर है कि वर्क का फॉर्मूला ही क्या होता है, पहले उसको देखिए। आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई गई थी। वर्क का फॉर्मूला आपको बताया गया था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया गया था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr। तो वी वांट टू कम टू नो कि जब हम अंदर जाएंगे इस स्फीयर के तो हमको काम करना पड़ेगा या काम नहीं करना पड़ेगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो कार्य किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। देखो टेस्ट चार्ज तो लेके ही आप जा रहे हो, ये तो बदल नहीं सकता। dr आप अगर लेके चल रहे हो तो विस्थापन कर रहे हो आप, फर्क पड़ता है E से। अगर E अंदर गोले के अंदर अगर E जीरो होगा, गोले के अंदर अगर E जीरो होगा तो कार्य नहीं करना पड़ेगा आपको, और गोले के अंदर अगर E जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे शेल में हुआ था, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि इस जो हमारा चार्ज शेल था, जब हम आवेश को उसके अंदर लेके चलना शुरू करें सॉरी आवेश को जब हम उसके अंदर लेके चलना शुरू किया तो क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, जीरो, इसलिए चार्ज को अंदर चलाने में हमको कोई काम नहीं करना पड़ा, वर्क नहीं करना पड़ा। इसलिए अनंत से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल हुआ सरफेस का, अंदर हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ा, इसलिए अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही बना रहा जितना सरफेस का था। लेकिन ये किसकी बात नहीं कर रहा हूं, शेल की। क्या अब यहां पर बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, अब हमारा पूरा का पूरा ये देखना है कि क्या इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको बहुत तरीके बताए गए हैं। जैसे एक गॉस थ्योरम में भी मेथड आपको बताया गया था कि आप जहां पर चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, वहां पर एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए, और गॉसियन सरफेस बनाने के बाद देखिए कि उसके अंदर चार्ज है कि नहीं। अगर उसके अंदर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, तो मैंने ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाई, और गॉसियन सरफेस बनाने के बाद आपको क्या लगता है, इज देयर एनी चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस और देयर इज नो एनी चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस? सो आंसर इज देयर इज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। आप देखिए ये इतना पूरा चार्ज जो है वो उस गॉसियन सरफेस के भीतर है। अगर इतना पूरा का पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के भीतर है तो जाहिर सी बात है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए। इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि वर्क डन जीरो नहीं हो सकता। जब आप चार्ज को अंदर ले जा रहे होगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू द वर्क। तो शेल की तरह चार्ज को अंदर ले जाने में इसमें कार्य ना करना पड़े ऐसा नहीं है। शेल में जब हम चार्ज अंदर ले गए थे हमको कार्य नहीं करना पड़ा था, लेकिन स्फीयर ऑफ चार्ज में जब आप चार्ज को अंदर ले जाएंगे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर
अगर यहां के बाद आपको अंदर ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है, इट मींस पोटेंशियल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि पोटेंशियल लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वर्क आप करते जा रहे हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, जैसे एज एग्जाम्पल अनंत से 1 कूलम के चार्ज को लेके चले, यहां तक लेके आए, 50 जूल काम करना पड़ा, तो यहां का पोटेंशियल कितना, 50 वोल्ट, 70 वोल्ट काम करना पड़ा, मान लेते हैं 80 जूल, 90 जूल, 100 जूल, यहां तक लेके आए 100 जूल हमको वर्क करना पड़ा। इसके बाद अंदर जा रहे हैं तो भी हमें काम करना पड़ रहा है 120 जूल, यहां से यहां तक लाने में हमने मान लिया 20 करना पड़ा जूल, तो यहां से यहां तक 100 और यहां से यहां तक 20, पूरा टोटल वर्क डन कितना हो गया 120 जूल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 120 वोल्ट, 130 जूल, 140, 150, यहां तक आए, लगातार हमको वर्क करना पड़ा और यहां तक हमको कितना वर्क करना पड़ा 150 जूल, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 150 वोल्ट हो गया। तो आप अनंत से जैसे जैसे आते जाएंगे, इस बार गोले के केंद्र तक जाते जाते पोटेंशियल बढ़ता ही जाएगा, लगातार इंक्रीज होता जाएगा। इस बार अंदर जाने पर भी पोटेंशियल बढ़ेगा, शेल के केस में अंदर जाने पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता था। ठीक है, अच्छा, अगर उसके आगे चल पड़ेंगे, अगर इसके आगे चल पड़ेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्यों हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज क्यों होना स्टार्ट हो जाएगा भाई? तो पोटेंशियल इसलिए डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जैसे ही बेटा आप सेंटर को पार करेंगे फिर आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, ये आपको वर्क फिर अपने आप मिलेगा, और जो वर्क हमको मिलता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव वर्क डन की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे काम मिलने लगेगा, हमको करना नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप अनंत से चार्ज को लेके आए और यहां तक आए, यहां पर, तो अगर आप यहां पर हैं, सपोज यू आर हियर इन दिस पॉइंट, अगर आप यहां पर हैं, उस वक्त अगर मैं ऐसा एक लाइन बनाऊं तो इस पॉइंट के राइट में चार्जेस ज्यादा हैं या पॉइंट के लेफ्ट में चार्जेस ज्यादा हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप वहां से ऐसा चले आए लेकर के यहां पर आ गए, हमने ऐसा एक बॉर्डर लाइन बना दी, इस पॉइंट के इधर पोर्शन में चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है या इस पॉइंट के इस वाले पोर्शन में चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है? तो आंसर है कि इस पोर्शन में चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर यहां पर चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है तो इधर के जो चार्ज ज्यादा चार्ज हैं वो चार्ज इसको क्या करेंगे, मिलकर के सब ऐसा रिपेल करेंगे। अगर ऐसा रिपेल करेंगे तो इसको इधर की तरफ लाने में हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इधर के ज्यादा जो चार्जेस हैं वो इस पॉइंट चार्ज को ऐसा आने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये सब इसको मिलकर रिपेल करेंगे, तो हमको जबरदस्ती इसको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा हमको, तो आ पाएगा ये। उसके बाद अगर आप यहां तक ले आए चार्ज को, अब बताइए, अब फिर से यहां पर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, इस स्फीयर के हमने फिर से 2 टुकड़े कर लिए। अब आप खुद मुझे बताएं, इस बार इस लाइन के राइट साइड में चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है या इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है? अगेन यू आर सीइंग दैट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस बॉर्डर लाइन चार्जेस आर मोर, और इसके राइट साइड में चार्जेस कैसे हैं, कम हैं। अब फिर से अगर इसके इधर चार्जेस बहुत ज्यादा है तो ये सब मिलकर फिर इसको रिपेल करेंगे। अगर इसको चार्ज को रिपेल करेंगे तो इसको इधर लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा करते करते हम सेंटर पर ले आए, सेंटर से जैसे ही थोड़ा इधर की तरफ आएंगे, जैसे ही सेंटर को पार करके थोड़ा सा इधर की तरफ आएंगे, अब फिर से हम इसकी एक बॉर्डर लाइन बना लीजिए। अब आप मुझे बताइए देख करके, अब इस पॉइंट के लेफ्ट के चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है कि इस पॉइंट के राइट में चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है? अब आप खुद देख रहे होंगे कि इस पॉइंट के राइट में चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है, लेफ्ट में चार्जेस की क्वांटिटी कम है।
तो अब किधर के चार्ज ज्यादा, अब पॉइंट चार्ज यहां है और चार्जेस की क्वांटिटी इधर ज्यादा हो गई। ये भी प्लस है टेस्ट चार्ज और ये भी सारे के सारे प्लस हैं। ये सारे के सारे प्लस मिलकर के इसको धक्का दे देंगे और ये चार्ज चलते चलते अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही सेंटर को पार करेंगे हम, सेंटर को पार करने के बाद इसके राइट साइड में प्लस चार्जेस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ जाने से ये सब चार्ज मिलकर के इस टेस्ट चार्ज को पुश कर देंगे और पुश करके अपने आप ही बाहर निकाल देंगे, अपने आप ही बाहर निकाल देंगे। फिर हमें नहीं लाना पड़ेगा, वो अपने आप ही चल के आ जाएगा। तो देखिए सरफेस से सेंटर तक लेफ्ट में चार्जेस ज्यादा थे, रिपेल करते थे, ये अपने मन से नहीं आता था, हमें लाना पड़ता था, हमें वर्क करना पड़ता था। दैट वर्क वॉज पॉजिटिव वर्क, सो पोटेंशियल वॉज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही टेस्ट चार्ज सेंटर को क्रॉस करेगा, थोड़ा सा भी क्रॉस कर जाएगा सेंटर को, तुरंत अब इसके राइट साइड में चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और उधर के सारे चार्ज मिलकर इस टेस्ट चार्ज को पुश करके खुद ही बाहर निकाल देंगे। अब हमें यहां से यहां तक लाने के लिए वर्क करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही उसको निकाल देंगे। तो वर्क ही हमको मिलेगा और जो वर्क हमको मिलेगा दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव वर्क डन। अगर वो नेगेटिव वर्क डन होगा तो पोटेंशियल सेंटर के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये डिस्कशन, ये आर्ग्यूमेंट आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो क्या हुआ, इंफिनिटी से जब आप चलते चले आए, देखिए मैं एक बार फिर से नंबर्स में आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इंफिनिटी से चलना हमने स्टार्ट किया, चलते गए यहां पर आए, 50 जूल वर्क करना पड़ा, 50 वोल्ट हो गया पोटेंशियल। 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 100 जूल, 120 जूल, 140 जूल, 150 जूल। जैसे ही सेंटर को पार करेंगे वर्क डन नेगेटिव होना शुरू हो गया। 140 जूल, 120 जूल, 110, 100। सरफेस पर 100 था, इधर सरफेस पर आते आते फिर 100 हो गया। तो सेंटर तक इंक्रीज हुआ, सेंटर के बाद फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। सरफेस पर जाकर फिर 100, फिर 50, इंफिनिटी पर जाकर फिर कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से पोटेंशियल यहां डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा। तो आई होप कि ये बात समझ आ गई आपको। इंफिनिटी से सेंटर तक पोटेंशियल इंक्रीज होगा और सेंटर को जैसे पार करके आप जाना शुरू कर देंगे, पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और उस पोटेंशियल को, अंदर का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का ये फॉर्मूला रहेगा रो के पदों में और ये फॉर्मूला है क्यू के पदों में। आई अगेन टेल यू कि इनके डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप ये सोच सकते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बट आई हैव टोल्ड यू that just for your enthusiasm you can learn this formula for your competitive examination, कि अगर आप 12th के बाद competitive examinations के लिए जाते हैं, चाहे वो आप डिफेंस के लिए जाते हैं या अगर आप इंजीनियरिंग के लिए भी जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी रहेंगे आपको समझना, आपको जानना। और अगर आप आईआईटी वगैरह एग्जाम के लिए जाते हैं, मेंस वगैरह के लिए, तो उस समय आपको ये भी ज़रूरी होगा कि इनको, आपको एक अलग लेक्चर देखना पड़ेगा कि इनको डिराइव कैसे करते हैं हम, इनके डेरिवेशन का तरीका भी देखना पड़ेगा। बट क्योंकि 12th के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, आपको मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका एक ग्राफ बना के दिखाते हैं कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का जो वेरिएशन है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, हाँ बेटा, देखिए इसका मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से डिस्टेंस के साथ इसके पोटेंशियल में वेरिएशन होता है। ठीक है, मैं ये ग्राफ यहां बना देता हूं। ओके, देखिए ये एक वाई एक्सिस लेंगे और इधर हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ठीक, ऐसे इधर की तरफ हम वोल्टेज ले लेते हैं, पोटेंशियल। ठीक,
और इधर की तरफ हम डिस्टेंस ले लेते हैं r। यहां पर हमने मान लिया कि ये उस स्फीयर का सेंटर है O, ठीक। स्फीयर के सेंटर से जब आप एक तरफ चलेंगे तो सबसे पहले कैपिटल R डिस्टेंस पर आपको उसकी सरफेस मिलेगी। जब आप सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पर निकल जाएंगे तो यहां पर उसकी सरफेस मिलेगी। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेंटर ऑफ sphere of charge. And what is this point represent? This point is representing the surface of sphere of charge. Clear? और इसके आगे जब जाएंगे आप तो R और बढ़ते चला जाएगा, ठीक। ओके, अब ध्यान से देखिए। सरफेस पर आपने देखा कि सरफेस पर कुछ पोटेंशियल था। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था तो सरफेस पर मैंने 100 एग्जांपल माना था ना, कुछ भी मान लो आप उसको, वो तो वैल्यू आपको मालूम ही है। तो सरफेस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। मान लिया कि सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो इतना पोटेंशियल है, V ऑन द सरफेस, इतना पोटेंशियल सरफेस पर है। सरफेस के बाहर जब जाते थे तो डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल है वो घटता था। भाई उधर से इधर आते थे तो बढ़ता था ना, लेकिन इधर से उधर जाएंगे तो घटेगा। और वो पोटेंशियल जो घटता था वो इस तरह से डिक्रीज होता है, 1/r से डिक्रीज होता है इस तरह से। आप इसको मिलाएंगे नहीं कभी, क्योंकि पोटेंशियल अगर आप मिला देंगे इसका मतलब उस जगह पोटेंशियल जीरो हो गया, जबकि पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। तो आप उसको मिलाएंगे नहीं। ये ऐसा, ये कहाँ पर है? आउटसाइड। और आउटसाइड के लिए जो V था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R बढ़ने से V डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। ये क्या कहाँ पर है? ये ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ओके। ऑन द सरफेस तो V कांस्टेंट रहेगा, पूरी सरफेस पर V सेम रहेगा। अच्छा, जब अंदर आएंगे तो क्या होगा? अंदर आने पर सेंटर तक पोटेंशियल क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। याद करिए, सेंटर तक जाते जाते इंक्रीज हुआ था, तो सेंटर तक जाते जाते ये पोटेंशियल इंक्रीज होगा ऐसे। यहां पर जाकर सेंटर पर जब पहुंचेंगे ऐसा अंदर जाएंगे, जैसे जैसे जाते जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा। अंदर जाते जाएंगे पोटेंशियल और इंक्रीज होगा, और अंदर जाएंगे पोटेंशियल और इंक्रीज होगा। सेंटर पर आकर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। दिस पोटेंशियल इज मैक्सिमम पोटेंशियल, ओके। सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा सेंटर पर। उससे जब और अगर इधर जाना शुरू कर देंगे तो फिर ये पोटेंशियल ऐसा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ आपको मिलेगा। ये सेंटर पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक। सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको उस वक्त मिलेगा। इतना पोटेंशियल आपको मिलेगा सरफेस पर और इतना पोटेंशियल आपको मिलेगा सेंटर पर, ठीक। तो यहां पर ठीक है, इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ग्राफ से क्या पता लगा कि जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से ऐसा आएंगे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सरफेस पर इतना होगा, इतना पोटेंशियल, और आप अंदर चलेंगे, जब गोले के अंदर जाना शुरू कर देंगे पोटेंशियल और इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होते होते सेंटर पर पहुंचकर मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो हमने बनाया, दिस इज V वर्सेस R ग्राफ फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ हमको मिला। एक छोटी सी चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इसके पहले लास्ट क्लास में स्फेरिकल शेल के लिए एक ग्राफ बनाया था। शेल के लिए ग्राफ बनाया था। कैसा ग्राफ बना था? मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं बस।
इधर V वर्सेस R लिया हमने, ये सेंटर था, यहां सरफेस थी, यहां पर ये ग्राफ ऐसे था इस तरह से, और यहां का ग्राफ ऐसा था, क्योंकि फिर सेंटर तक पूरा का पूरा ग्राफ कैसा था, कांस्टेंट था। सो दिस इज V वर्सेस R ग्राफ फॉर शेल। ठीक, पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ है शेल के लिए। ये V वर्सेस R ग्राफ है किसके लिए, फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज, फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज है ये। ठीक है, एक चीज और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, ऐसे ही दो ग्राफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाए हुए थे। जस्ट फॉर 5 मिनट्स मैं आपको बना के दिखाता हूं कि एक ग्राफ आपने बनाया था E वर्सेस R का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाया था फॉर शेल। शेल के लिए E और R के बीच का ग्राफ क्या बना था, ये R को रिप्रेजेंट करता है, ये E को रिप्रेजेंट करता है, ये सेंटर है तो ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका ग्राफ आप देखिए ऐसा था, यहां पर सॉरी इस तरीके का ग्राफ, और शेल के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो आ गया था। ठीक है, यहां पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर शेल। और एक ग्राफ आपने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज। इसके लिए जो ग्राफ बना था उसको मैं आपको याद दिला देता हूं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस। सपोज इफ दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R, सो दिस इज सरफेस। इस तरीके का ग्राफ आया था, उसमें यहां पर क्या था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और यहां था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो देखिए ये सारे दो ग्राफ पोटेंशियल के, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर शेल, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर शेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज। ठीक है, दो ग्राफ पोटेंशियल के लिए, दो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये सारे के सारे ग्राफ एट अ टाइम यू शुड रिमेंबर, आपको याद रहने चाहिए ये सारे के सारे ग्राफ। क्यों, एग्जामिनेशन में आप जानते हैं, एग्जामिनेशन में आपको कैसे क्वेश्चन देते हैं, एग्जामिनेशन में चारों ग्राफ आपको दे दिए जाएंगे, चारों ग्राफ बना के दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है फॉर शेल। चारों ग्राफ बना के दिए जाएंगे, किसी में कुछ लिखा नहीं रहेगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ है जो दूरी के साथ विभव के परिवर्तन को दर्शाता है, वो भी आवेशित अचालक गोले के कारण, आवेशित अचालक गोले के कारण ये वाला दर्शाता है, तो उसको आपको टिक करना होगा। कौन सा ग्राफ है जो विभव और दूरी के बीच का ग्राफ है, दूरी के साथ विभव के परिवर्तन को दर्शाता है, वो भी गोलीय कोश के लिए, उस वक्त ये ग्राफ आपको टिक करना होगा। कौन सा चारों में ऐसा ग्राफ है जो वैद्युत क्षेत्र का परिवर्तन दूरी के साथ दर्शाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को डिस्टेंस के साथ शो करता है, शेल के लिए ये ग्राफ है और स्फीयर ऑफ चार्ज के लिए ये ग्राफ है। तो आपको ये सारे याद रहने चाहिए, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आएगा और आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो उस वक्त थोड़ी सी देर के लिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत भड़बड़ाहट हो जाएगी, आपको बड़ी परेशानी होगी और आपको ये लगेगा कि हमने इसको तैयार क्यों नहीं किया। ठीक है, इसलिए ये चार के चारों ग्राफ आपको आने चाहिए। एक चीज और देखिए, एक चीज मैं और आपको बताना ये चाहता हूं कि
चार के चारों ग्राफ आप देखें, चारों ग्राफ का सरफेस के बाद का पोर्शन करीब करीब एक ही जैसा है, करीब करीब एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, एग्जैक्टली दे आर सेम, इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। लेकिन सरफेस के बाद का पोर्शन देखो, सबका लगभग एक जैसा ही है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पर ई आर स्क्वायर के अनुपात में डिक्रीज होता है, और यहां पर जो v होता है ये केवल r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता है। तो r स्क्वायर वाले ग्राफ ज्यादा स्टीप होते हैं, ऐसे r वाले ग्राफ उतने स्टीप नहीं होते हैं। बनाने में आप बना सकते हैं, इस तरीके के होते हैं, थोड़े से इनमें स्लोप जरा कम रहता है। ठीक है, ये तो ये आई होप कि ये ग्राफ का पूरा पोर्शन आपको समझ आ गया है। इसमें दो आर्टिकल मैं और लेना चाहता हूं और उनके केवल फॉर्मूले आपको बताना चाहता हूं, उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ बेटा देखिए, जो दो आर्टिकल और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनमें से जो एक आर्टिकल है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत विभव। रेखीय आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक, जैसे मेरे पास एक ये लाइन है, कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दे दिया है एक समान रूप से, और इस पर चार्ज का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इसकी टोटल लेंथ जो है कंडक्टर की, वो हम मान लेते हैं कि वो लेंथ कैपिटल L है, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं? हमने यहाँ पर लिया है लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। L क्या चीज है? चालक की लंबाई। ठीक, और स्मॉल r क्या चीज है? चालक से उस बिंदु की लंबवत दूरी जहां पर विभव का सूत्र ज्ञात करना है। चालक से बिंदु P की लंबवत दूरी। चालक से बिंदु P की लंबवत दूरी। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू लॉग L प्लस अंडर रूट L स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर अपॉन R। ये फॉर्मूला आता है उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, और ये बेस E पर फॉर्मूला आपका रहता है। तो क्या होगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू लॉग L प्लस अंडर रूट L स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर अपॉन R टू द बेस E। ये फॉर्मूला रहता है रेखीय आवेश के कारण वैद्युत विभव का। क्लियर? ये मल्टीप्लिकेशन में है। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लेना है हमको, जो कि है एक सर्कुलर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू circular disk of
चार्ज की अगर कोई सर्कुलर डिस्क है तो उसकी वजह से कितना वैद्युत विभव होगा। आवेशित वृत्ताकार चकती के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, देखिए इसमें ये मैंने एक चकती यहां पर बनाई, सर्कुलर डिस्क, और इस सर्कुलर डिस्क को हमने पूरा का पूरा चार्ज दे दिया। ये चार्ज इसमें इसकी सरफेस पर एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी सरफेस पर। ओके, इस तरह से हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है ये रेडियस कैपिटल आर है। ये कैपिटल आर है रेडियस इसका। इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, सपोज दिस डिस्टेंस इज z, यहां पर एक पॉइंट P है लंबवत बिल्कुल, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है कि कितना होता है। तो R क्या है, रेडियस। हाँ, इस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा है चकती पर अपृष्ठीय, चकती पर पृष्ठीय आवेश घनत्व। कैपिटल आर है चकती की त्रिज्या, चकती की त्रिज्या। ठीक, इसके बाद z है चकती से बिंदु P की लंबवत दूरी, चकती से बिंदु P की लंबवत दूरी। सो सिग्मा इज surface charge density on disk, capital R is the radius of disk, Z is the perpendicular distance of the P from the center of disk. Okay, and what will be the potential at this point due to this disk? The potential will be sigma upon 2 epsilon naught under root Z square plus R square माइनस z। ये फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल का डिस्क की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा लॉग। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस z। ठीक है, ओके। अब जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट में जो ये आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, एक स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक इस डिस्क के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला। आपको सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं है, आप चाहें तो इनको लर्न करना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप में से कुछ बच्चे कंपटीशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको बेशक ज़रूरत पड़ेगी और उस समय ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देखा डिफरेंट टाइप के शेप्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या फॉर्मूले होंगे, किस तरीके से वेरिएशन उनका होता है, ये हमने देखा। और आज फिजिक्स में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आगे की पढ़ाई और भी करेंगे फिजिक्स में हम, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।